नमस्कार। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की हमारे इस सीरीज में आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कह सकते हैं प्रैक्टिकल चैप्टर देखने वाले हैं। चैप्टर 22 संक्षिप्त विचारण यानी कि समरी ट्रायल्स। ये वो प्रक्रिया है जो छोटे-मोटे मामलों को सालों तक कोर्ट में घिसटने से रोकती है। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं कि ये समरी ट्रायल आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। चलिए एक सिचुएशन से शुरू करते हैं। सोच कर देखिए, किसी पर 20,000 रुपए से कम की चोरी का इल्जाम है। मामला छोटा है, पर वो सालों तक अदालत के चक्कर काट रहा है। हर तारीख पर उम्मीद, वकील की फीस और वो जो मानसिक तनाव है वो अलग। तो सवाल ये उठता है कि क्या छोटे अपराधों के लिए ये लंबी प्रक्रिया अपने आप में एक सजा नहीं बन जाती? इसी मुश्किल का जवाब है संक्षिप्त विचारण। तो ये संक्षिप्त विचारण या समरी ट्रायल आखिर है क्या भला? देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, इसे न्याय की एक्सप्रेस ट्रेन मान लीजिए। जैसे एक्सप्रेस ट्रेन छोटे स्टेशनों पर रुके बिना आपको तेजी से आपकी मंजिल तक पहुंचा देती है, बिल्कुल वैसे ही समरी ट्रायल छोटे और सीधे साधे मामलों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचाकर फटाफट निपटा देता है। मकसद एकदम साफ है, अदालतों का कीमती वक्त बचाना और इंसाफ में देरी को रोकना। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये न्याय की एक्सप्रेस ट्रेन है। पर सवाल यह है कि इस ट्रेन को चलाने का अधिकार किसके पास है? मतलब कौन से जज ये ट्रायल कर सकते हैं और कौन कौन से मामले इस ट्रेन में सवार हो सकते हैं? चलिए देखते हैं बीएनएसएस की धारा 283 इस बारे में क्या कहती है। तो देखिए, सेक्शन 283 इस मामले में एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ये शक्ति दो तरह के मजिस्ट्रेट के पास होती हैं। पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और दूसरे प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यानी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। कानून इन्हीं अधिकारियों को ये पावर देता है कि वो मामलों की संक्षिप्त सुनवाई कर सकें। अब बात करते हैं अपराधों की। तो कौन से केसेस हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं? बीएनएसएस में एक पूरी लिस्ट है जिसमें कुछ खास अपराध शामिल हैं, जैसे कि चोरी या फिर चुराई हुई संपत्ति को रखना, शांति भंग करने के इरादे से किसी का अपमान करना, या फिर क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी किसी को धमकाना। आप देख सकते हैं ये सब ऐसे अपराध हैं जो नेचर में बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होते। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी शर्त है, खासकर चोरी और चुराई हुई संपत्ति के मामलों में। ये जो रकम आप देख रहे हैं 20,000 रुपए, ये एक तरह से लक्ष्मण रेखा है। अगर चोरी की गई चीज की कीमत 20,000 रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा है तो फिर उस मामले का समरी ट्रायल नहीं हो सकता। उसे फिर नॉर्मल रेगुलर प्रोसीजर से ही चलाना पड़ेगा। ये लिमिट बहुत जरूरी है। अच्छा, कानून में एक फ्लेक्सिबिलिटी भी दी गई है। सेक्शन 284 हाई कोर्ट को यह पावर देता है कि वो किसी द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट को भी कुछ खास मामलों में समरी ट्रायल की शक्ति दे सकता है। ये आमतौर पर वो मामले होते हैं जो और भी छोटे होते हैं, जिनमें सजा या तो सिर्फ जुर्माना हो या फिर 6 महीने से कम की कैद हो। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि सुनवाई कौन करेगा और किन मामलों की होगी। पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि ये सुनवाई असल में होती कैसे है, क्या प्रोसीजर फॉलो होता है, और सबसे बड़ी बात, इसमें सजा कितनी दी जा सकती है। चलिए अब इसे समझते हैं। तो देखिए, प्रोसीजर के मामले में सेक्शन 285 बड़ा सीधा साधा है। वो कहता है कि संक्षिप्त विचारण में प्रक्रिया ठीक वैसी ही होगी जैसी एक समन मामले यानी समन्स केस में होती है। और ये प्रोसीजर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो यहाँ कुछ भी नया या कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन इस सादगी के पीछे एक बहुत बड़ा लेकिन है, एक बहुत बड़ा कैच है। प्रक्रिया भले ही समन केस जैसी हो, पर सजा देने की पावर पर एक बहुत ही जरूरी लिमिट लगाई गई है। और यही वो लिमिट है जो समरी ट्रायल को एक रेगुलर ट्रायल से एकदम अलग बना देती है। और वो लिमिट है सिर्फ 3 महीने। जी हां, सेक्शन 285 का सबसेक्शन 2 साफ कहता है कि समरी ट्रायल में किसी भी दोषी को 3 महीने से ज्यादा जेल की सजा नहीं दी जा सकती। और यही इस पूरी प्रक्रिया का सार है, इसका कोर प्रिंसिपल है। मतलब तेजी के बदले में सजा की गंभीरता से एक तरह का समझौता किया गया है। लेकिन मान लीजिए सुनवाई के बीच में मजिस्ट्रेट को एहसास होता है कि अरे, ये मामला तो उतना सीधा साधा है नहीं जितना शुरुआत में लग रहा था, तो क्या होगा? खैर, कानून ने इसका भी ध्यान रखा है। सेक्शन 283(3) मजिस्ट्रेट को यह पावर देता है कि वो सुनवाई को वहीं रोककर गवाहों तो फिर से बुला सकते हैं और केस को एक रेगुलर ट्रायल की तरह चला सकते हैं। ये एक बहुत जरूरी सेफ्टी वॉल्व है ताकि न्याय के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। तो जाहिर है, जब सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है तो एक सवाल मन में आता है, क्या इसमें फेयरनेस से, निष्पक्षता से कोई समझौता तो नहीं हो रहा?
इसका जवाब हमें रिकॉर्ड और जजमेंट से जुड़े प्रोविजंस में मिलता है। चलिए देखते हैं कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। देखिए, सेक्शन 286 एक तरह की चेकलिस्ट देता है। ये अनिवार्य करता है कि हर केस का एक तय फॉर्मेट में रिकॉर्ड रखा जाए। इसमें केस का सीरियल नंबर क्या है, जुर्म कब हुआ, आरोपी का नाम पता क्या है, उसने अपना जुर्म कबूला या नहीं, मजिस्ट्रेट का आखिरी फैसला क्या रहा, हर एक जरूरी जानकारी को लिखना होता है ताकि हर चीज ऑन रिकॉर्ड रहे। और ये मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी हिस्सा है। सेक्शन 287 कहता है कि अगर आरोपी अपना जुर्म नहीं कबूलता है तो मैजिस्ट्रेट सिर्फ ये नहीं लिख सकते कि दोषी पाया गया, नहीं, उन्हें अपने फैसले के पीछे के कारण यानी रीजनिंग और सबूतों का सार, सब्सटेंस ऑफ एविडेंस भी संक्षेप में लिखना होगा। यही वो चीज़ है जो ये सुनिश्चित करती है कि फैसला मनमाना ना हो बल्कि तर्क और सबूत पर आधारित हो। तो अब तक जो भी हमने डिस्कस किया उसे अगर हम समेटें तो ये पूरा चैप्टर असल में एक बैलेंसिंग एक्ट है। दो बहुत ज़रूरी सिद्धांतों के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश। एक तरफ है गति यानी स्पीड और दूसरी तरफ है न्याय यानी जस्टिस। इस स्लाइड को देखिए, ये एक तरह से पूरे चैप्टर का निचोड़ है। एक तरफ है हमारा रेगुलर ट्रायल, जिसमें समय ज्यादा लगता है, प्रक्रिया भी जटिल होती है, लेकिन सजा भी बड़ी हो सकती है। और दूसरी तरफ है हमारा समरी ट्रायल, जिसमें निपटारा तेजी से होता है, प्रक्रिया सरल है, लेकिन सजा की एक सीमा है, अधिकतम 3 महीने। यही वो संतुलन है जिसकी हम बात कर रहे थे। तो इस क्लास को खत्म करने से पहले मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, इस पर सोचिएगा जरूर। त्वरित न्याय यानी स्पीडी जस्टिस का ये जो टूल है, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है और साथ ही इसका सबसे बड़ा खतरा या रिस्क क्या हो सकता है, इस पर विचार कीजिएगा। हम अगली क्लास में मिलेंगे।